पहला क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। किस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास कराया है? आंसर होगा इसका हरियाणा। विधेयक का क्या नाम है बिल का? तो है हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020। ये ध्यान देने की बात है। तो इस बिल में क्या है, देखिए हरियाणा में 50,000 रुपये प्रति माह से कम वाली जितनी भी नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, उसमें स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना होगा जितनी भी कंपनियां हैं उसमें। हालांकि इसमें ढील का भी प्रावधान है कि अगर उस योग्यता के लोग नहीं मिलते हैं लोकल, तो दूसरे लोगों को भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। लेकिन उसके लिए जो डीसी होता है ज़िले का या कहें जिलाधिकारी, उससे परमिशन लेनी होगी। तो एक सख्त कानून है। और देखिए सत्तारूढ़ जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है वहाँ पर जननायक जनता पार्टी, तो उसने विधानसभा चुनाव के दौरान नौकरियों में आरक्षण का वादा किया था और अब ये काम किया गया। तो कहाँ कहाँ लागू होगा? तो जो भी निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, इन सब पे ये लागू होगा। इस बिल पर अब गवर्नर की मंजूरी मिलनी बाकी है, मिल ही जाएगी, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। ओके, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, तो उन्होंने ये विधेयक पेश किया था। और ऐसे ही अब डिमांड जो है अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश ने भी पिछली बार कहा था कि वहाँ भी वो स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे प्राइवेट नौकरियों में। और बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव में आरजेडी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, तो उनका कहना है कि 80% हम लोकल लोगों को आरक्षण देंगे। तो ये देखने को मिल रहा है एक अलग तरीके का। तो हरियाणा की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टीवी चैनल की जो मौजूदा टीआरपी प्रणाली है, तो उसकी समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है? 4 सदस्यीय कमेटी है। चेयरमैन कौन है? आंसर होगा शशि एस वेम्पति। ओके, कौन है वो? तो प्रसार भारती के सीईओ हैं। और इस कमेटी में 4 लोग हैं। और मेनली ये टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स जो है उसको लेकर जो हाल में घोटाला सामने आया था और ये बात हो रही थी कि पैसे देकर और टीआरपी बढ़वाई गई है। तो ऐसे में जब अविश्वसनीयता बढ़ी है और पूरा मामला सामने आया है, तो अब गवर्नमेंट ने भी इंटरवेन किया है और कहा है कि इस मामले में वो कमेटी जो है वो बताएगी कि क्या किया जाए आगे, और जो टीआरपी है उसका कैसे उसकी गणना की जाए, कैसे किया जाए, जो भी गड़बड़ी है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो भारत में टीआरपी की जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, PARC, तो उसके द्वारा ये किया जाता है। एक इक्विपमेंट लगाया जाता है टीवी के अंदर, उसी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में CBI को राज्य में मामलों की जांच के लिए जो दी जाती है आम सहमति, उसको वापस ले ली है? आंसर होगा इसका केरल। ओके, देखिए पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही फैसला किया था, आम सहमति वापस ले ली थी। और अब केरल भी उस राज्यों के कतार में आ गया है। और इससे पहले कई और राज्य हैं जिन्होंने आम सहमति वापस ले ली थी, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र और अब केरल भी हो गया है। ओके, तो देखिए आम सहमति वापस लेने का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि अब किसी भी मामले की जांच के लिए CBI को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि जो पहले से मामले चल रहे हैं उसके लिए परमिशन नहीं लेनी होगी। अगर हाई कोर्ट कहता है तो भी परमिशन नहीं लेनी होगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर जांच के लिए कहता है तो। क्यों ऐसा है? जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया था उस समय बताया था मैंने कि CBI जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, ये जो अधिनियम है उसके द्वारा शासित है। तो एक तरह से दिल्ली पुलिस का जो नियम है उसके तहत होता है। तो एक पुलिस को दूसरे राज्य में काम करने के लिए एक तरह से वो CBI पुलिस ही है, तो उसको काम करने के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक समय ऐसा आया था जब CBI का गठन हुआ था, उसके बाद देश भर के राज्यों ने आम सहमति दी थी। लेकिन अब पॉलिटिकली जो इंटरवेंशन होता है उसके बाद ये देखने को मिला एक एक राज्य जो हैं वो अपनी सहमति वापस ले रहे हैं। ओके, केरल की बात हो रही थी, अभी केरल का ताज़ा मामला है। चीफ मिनिस्टर कौन है? P. विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल एम नरवणे, तो उनको किस देश ने वहाँ की सेना का मानद जनरल बनाया है? आंसर सबको पता होगा क्योंकि चर्चा कई दिनों से चल रही थी। नेपाल है आंसर। ओके, नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो उन्होंने ही ये मानद जनरल का पद दिया है, सम्मानित किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पर जो राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है उसका नाम है शीतल निवास। तो वहीं पर एक स्पेशल इवेंट हुआ था, प्रोग्राम हुआ, समारोह हुआ और उसी में सम्मानित किया गया। और इसको एक तरह से भारत और नेपाल के बीच में जो टेंशन का माहौल था वो कम होता हुआ इसको एक तरह से इशारा कह सकते हैं। ओके, अब ख़त्म की ओर है वो टेंशन एक तरह से। समारोह में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली और जो भारतीय राजदूत हैं विनय एम क्वात्रा, तो वो दोनों भी मौजूद थे। और ये जो मानद उपाधि दी जाती है जनरल की, ये दोनों देश एक दूसरे देश को, जो देश के जो सेना प्रमुख हैं उनको देते हैं। और ये करीब 7 दशक पुरानी परंपरा है। कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा जो थे भारत के यानी भारतीय सेना के पहले प्रमुख थे, उनको ये अवार्ड मिला था, ये सम्मान मिला था सबसे पहले 1950 में सम्मान दिया गया था। और अभी उसके बाद से लगातार दिया जा रहा है। और पिछले साल जैसे जनवरी 2019 में नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं पूर्ण चंद्र थापा, तो उनको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानद जनरल से उनको सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर तक का अवेलेबल है विद नोट्स है, डिटेल में काफ़ी ज़्यादा करीब 1200 क्वेश्चन है और उसके नोट्स भी हैं, तो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आ सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ, आप देख सकते हो। और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है तो वो अपडेट पाने के लिए जाएं sarkarijobnews.com पे, वेबसाइट पे। क्या करना होगा डिस्क्रिप्शन में सब बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनकी नौसेनाओं के बीच में जो मालाबार नौसैन्य अभ्यास शुरू हुआ है तो किस जगह पर शुरू हुआ है, मतलब किस जगह समुद्र में हुआ है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। ओके, देखिए ऐसा पहली बार है जब मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया जो है वो शामिल हुआ है और इस तरह से क्वाड के सभी देश इसमें शामिल हो गए हैं। ओके, क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो ये है। और उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये शामिल है, बहुपक्षीय एक समूह है। ओके, और मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में हो सकता है सवाल आए क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया है और एक तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है चाइना को कि हम एक हैं, ये 4 देश, उनको जवाब दे सकते हैं। एक तरह से ये मैसेज है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी 1992 में पहली बार। ओके, और उसके बाद 2015 में जापान शामिल हुआ था और अब 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है। ओके, तो इसमें बहुत सारे जो भारत के इम्पॉर्टेंट जहाज़ हैं, पनडुब्बी हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हो गया आधिकारिक रूप से? आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, करीब 1 साल से, और अब आधिकारिक तौर पर वो अलग हो गया है। ओके, 4 नवंबर को ऐलान हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अमेरिका जो है वो 2015 में शामिल हुआ था और इससे बाहर निकलने वाला अभी तक एकमात्र देश है। ओके, तो ये टॉपिक एनवायरनमेंट से है और एनवायरनमेंट जो है आजकल के एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रमुख हिस्सा रखने लगा है जो क्वेश्चंस हैं उसमें। तो ये जो पेरिस जलवायु समझौता है वो 2015 में हुआ था पेरिस में, और पृथ्वी के जलवायु को बचाने के लिए ये समझौते हुए थे। और इसमें यही नियम था कि अगर कोई भी देश उसे अलग हटने की बात करता है तो 1 साल पहले उसे बताना होगा, उसके बाद ही वो हट सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन 2 नवंबर 2020 को हो गया? आंसर होगा बिहार। ओके, देखिए वो ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे बिहार में जो सबसे कम समय तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। ओके,
वैसे तो बिहार के छठे मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे कम था 5 दिनों का। ओके, उनकी तबीयत खराब थी और दिल्ली में भर्ती थे, तो उनका अब निधन हो गया है। अभी कौन है बिहार के चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार। चुनाव चल रहा है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 नवंबर। 5 नवंबर को ये मनाया जाता है। ओके, सुनामी की जागरूकता को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में इस दिवस की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने किस मिशन के तहत गंगा उत्सव 2020 का आयोजन 2 से 4 नवंबर 2020 तक किया है? ओके, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन। ओके, उसके तहत ये हुआ है और इसका जो आयोजन है वो रांची के रुक्का डैम के किनारे 2 नवंबर को शुरू हुआ और 4 नवंबर तक चला। तो ये जो आयोजन है वो देश में अलग अलग जगह हर साल होता है और गंगा नदी के बारे में जागरूकता और नदी को स्वच्छ रखने, साफ सफाई के लिए एक तरह से मैसेज दिया जाता है। तो ये 12वीं वर्षगांठ थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओडिशा सरकार ने किस धाविका को समय से पहले ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का ऐलान किया, घोषणा की है? आंसर होगा द्युति चंद। ओके, द्युति चंद को ऐसा उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको देखते हुए प्रमोशन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुक है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, तो इसके राइटर कौन है? किसने लिखी है बुक? आंसर होगा तमाल बंदोपाध्याय। वो जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी चर्चा है इस बुक की, इसलिए क्वेश्चन बनता है। 9 नवंबर को इस बुक की लॉन्चिंग हुई है और ख़ास बात है कि आरबीआई के 3 पूर्व गवर्नरों ने बैंकिंग सिस्टम, एनपीए, इन सब के बारे में लिखा है और इन गवर्नर्स ने, मतलब जो पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ये लिखा है कि बैंकों का जो एनपीए है वो भारत की इकॉनमी में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है और अगर इसको ठीक ढंग से इसको ठीक नहीं किया गया, टैकल नहीं किया गया, तो आगे भविष्य में कोरोना के बाद भी बहुत स्थिति खराब हो सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिलीपींस में 1 नवंबर 2020 को खतरनाक तूफान आया, तो इसका नाम क्या है? छोटे मोटे तूफान की तो बात होती नहीं है, बड़ा तूफान जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा गोनी। गोनी नाम है, सुपर टाइफून इसको कैटेगरी दिया गया था, गोनी। और ये फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, तो वहाँ काफ़ी इफेक्ट हुआ उसका। ओके, तो स्थिति हुई और रफ्तार थी तूफान की, हवा की 225 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्टर फराज खान का निधन हो गया 4 नवंबर 2020 को, तो किस भाषा की फिल्मों में उन्होंने ज़्यादातर एक्टिंग की है? आंसर होगा हिंदी। वो बॉलीवुड के एक्टर रहे हैं। निधन तो बेंगलुरु में हुआ है, हॉस्पिटल में, और उन्होंने कई सारी फिल्में की थी। रानी मुखर्जी के साथ एक फिल्म की थी मेहंदी 1998 में, और इसके अलावा कई और फिल्में थी जो चर्चित रही। फरेब नाम थी एक पिक्चर, तो वो भी, और वो एक्टर यूसुफ खान के बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से कितने राफेल विमानों का दूसरा बैच 4 नवंबर 2020 को भारत पहुंचा? सबको पता होगा, आंसर है 3। ओके, तो इसके साथ ही अब भारत में राफेल विमानों की संख्या 8 हो गई है। ओके, 3 राफेल जेट का दूसरा बैच फ्रांस से उड़ा और सीधा नॉन स्टॉप इंडिया पहुंचा, गुजरात के जामनगर में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 15वां और आखिरी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल, उसके नए एमडी और सीईओ कौन हैं? आंसर होगा ए.के. गुप्ता। ओके, ए.के. गुप्ता को बनाया गया है। ओवीएल भारत की तो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। पीडीएफ अवेलेबल हो गया विद नोट्स, एमसीक्यू है मेरे बगल में, डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी पीडीएफ अवेलेबल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।